स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की परतें खोलेंगे जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सोचिए, अगर वही लोग, वही अदालतें और वही अधिकारी जिन्हें हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है, वही शिकारी बन जाएं तो क्या होगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम इंसान कहाँ जाए? बिल्कुल। हमारे सामने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक हालिया और बेहद जरूरी फैसला है। मामला है श्रीमती सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। और ये सिर्फ एक जमीनी विवाद का मामला नहीं है। नहीं, ये हमारे सिस्टम के अंदर की खामियों और कह सकते हैं उम्मीद की एक किरण, दोनों को उजागर करता है। हाँ, ये कहानी है एक अकेली महिला की जिसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया, जो एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, और कैसे वो अपने सिर से छत बचाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था से टकरा गई। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, और समझते हैं कि कैसे न्याय के मंदिर में ही एक साजिश रची गई और फिर कैसे एक ऊपरी अदालत ने आकर न्याय को बचाया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए सबसे पहले इस मामले के किरदारों और उसकी जड़ को समझते हैं। हाँ, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की बात है। एक पुश्तैनी मकान है, एक संयुक्त परिवार का, जिसमें कुल 5 हिस्सेदार हैं। अच्छा। और हमारी याचिकाकर्ता श्रीमती सोनी अपने नाबालिग बच्चों के साथ इसी घर में रहती हैं। बिल्कुल, उनकी स्थिति पहले से ही काफी मुश्किल है। पति शराबी है और परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। तो वो अपना गुजारा कैसे करती हैं? श्रीमती सोनी ने घर के ही एक हिस्से में एक छोटी सी दुकान खोल रखी है। वही उनके और उनके बच्चों के गुजारे का एकमात्र जरिया है। यहाँ तक तो ये एक आम भारतीय परिवार की कहानी लगती है, जिसमें थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक बहुत बड़ा मोड़। श्रीमती सोनी के पति अपने एक भाई के साथ मिलकर मकान में अपना अविभाजित हिस्सा किसी को बेच देते हैं। अविभाजित हिस्सा, ये सुनने में बड़ा कानूनी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? ये इस पूरे मामले की आप कह सकते हैं चाबी है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। अविभाजित हिस्सा या अनडिवाइडेड शेयर का मतलब है कि आप संपत्ति के एक हिस्से के मालिक तो हैं, मतलब ये तय नहीं है कि कौन सा हिस्सा आपका है। एक उदाहरण से समझाएंगी? हाँ, इसे एक केक की मिसाल से समझिए। मान लीजिए एक केक के 5 मालिक हैं। आप एक हिस्से के मालिक हैं, लेकिन अभी तक केक काटा नहीं गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि दाहिने कोने वाला टुकड़ा आपका है या बीच वाला। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस पूरे केक में आपका 20% हिस्सा है। 1 मिनट रुकिए, मतलब वो घर खरीद तो सकता है लेकिन उसमें कदम नहीं रख सकता? ये तो बहुत अजीब बात है। यही तो पेच है। कानून बहुत स्पष्ट है। क्या कहता है कानून? सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में रामदास बनाम सीताबाई मामले में साफ कहा था कि अविभाजित हिस्से का खरीदार संपत्ति पर सीधा कब्जा नहीं ले सकता। तो फिर उसके पास क्या रास्ता है? उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अदालत में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर करे। जब अदालत तय कर देगी कि कौन सा कमरा या कौन सा हिस्सा उसका है, तभी उसे कब्जा मिल सकता है। अच्छा, तो कानून तो साफ है कि खरीदार सीधे घर में नहीं घुस सकता, लेकिन इस मामले में कुछ और ही हुआ। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं डरावना पहलू सामने आता है। वो क्या? संपत्ति का खरीदार कोई आम इंसान नहीं था। वो जिला न्यायालय का ही एक कर्मचारी था, प्रतिवादी संख्या 8। अरे वाह, मतलब लोमड़ी को ही मुर्गी घर की रखवाली का काम दे दिया गया। ये तो सीधे सीधे हितों का टकराव है। बिल्कुल, उसका पद उसे सिस्टम के अंदर एक ऐसा फायदा देता है जो एक आम नागरिक के पास नहीं होता, और उसने इसी का इस्तेमाल किया। कैसे? बिक्री के दस्तावेज यानी सेल डीड में ये लिखवा दिया गया कि खरीदार को कब्जा दे दिया गया है, जो कि सरासर झूठ था। जबकि असल में कब्जा तो श्रीमती सोनी का ही था। हाँ, वो वहीं रह रही थी, अपनी दुकान चला रही थी। और इसी एक झूठ के आधार पर उसने निचली अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया। और उसका दावा क्या था? उसका दावा भी उतना ही झूठा था। उसने कहा कि उसे कब्जा मिला तो था, लेकिन बाद में श्रीमती सोनी ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। ये तो पूरी मनगढ़ंत कहानी है। एक मनगढ़ंत कहानी जिसका मकसद सिर्फ एक था, अदालत को गुमराह करके किसी भी तरह उस घर पर कब्जा करना। और इसी झूठे दावे पर पूरी अवैध कार्यवाही की नींव रखी गई। तो यहाँ से निचली अदालत की भूमिका शुरू होती है। हाँ, सिविल जज जूनियर डिवीजन, और खरीदार उन्हीं की अदालत का कर्मचारी है। तो अब देखते हैं कि न्याय के तराजू को कैसे एक तरफ झुका दिया गया। जो हुआ वो चौंकाने वाला था और न्यायिक प्रक्रिया के हर नियम के खिलाफ था।
पहली ही सुनवाई में अदालत ने श्रीमती सोनी को कोई नोटिस तक नहीं भेजा। क्या मतलब उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं। ये तो न्याय के सबसे बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरे पक्ष को भी सुनो। उन्हें ये बताया भी नहीं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है? कुछ नहीं, न कोई नोटिस, न मौके का निरीक्षण, जिसे अमीन कमीशन कहते हैं, ताकि पता चल सके कि असली में कब्जा किसका है। कुछ नहीं किया गया। और जज ने सीधे आदेश दे दिया? जज ने सीधे एक तरफा अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दे दिया, जिसे अंग्रेजी में एक्स पार्टे इंजंक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस आदेश के जरिए श्रीमती सोनी पर उस संपत्ति में किसी भी तरह का बदलाव करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी है ना? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ, उसने इस मामले को एक साधारण न्यायिक गलती से उठाकर एक सोची समझी साजिश के स्तर पर पहुंचा दिया। वो क्या था? उसी आदेश में जज ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन यानी तहसीलदार और एसडीएम को निर्देश दिया कि वो खरीदार को जबरदस्ती कब्जा दिलवाना सुनिश्चित करें। एक मिनट, क्या अदालत ऐसा आदेश दे सकती है, खासकर जब कब्जे को लेकर ही विवाद हो? सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं। अदालत पहले दोनों पक्षों को सुनती है, सबूत देखती है और फिर कब्जे पर फैसला देती है। लेकिन यहाँ जज ने एक असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। कौन सी शक्ति? ये आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के धारा 151 के तहत दिया गया। धारा 151 ये क्या है? धारा 151 को समझना बहुत जरूरी है। ये जज के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये अदालत की अंतर्निहित शक्तियां हैं। अंतर्निहित शक्तियां? हाँ, जिनका इस्तेमाल तब होता है जब कोई और कानून पूरी तरह न्याय नहीं कर पा रहा हो। इसका मकसद है न्याय करना। लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा हुआ। बिल्कुल, यहाँ जज ने उसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल अन्याय करने के लिए किया। सोचिए, आग बुझाने वाले यंत्र से ही आग लगा दी गई। ये न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। तो जज ने एक तरफा आदेश दे दिया, लेकिन आदेश तो सिर्फ कागज का टुकड़ा होता है जब तक उसे लागू ना किया जाए। और इसे लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, तहसीलदार और एसडीएम की। हाँ, अदालत का पत्र उनके पास पहुंचा। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जमीनी हकीकत को देखें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। पर क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को अदालती आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, वो अदालत के आदेश को सीधे तौर पर नकार नहीं कर सकते, लेकिन वो आंख मूंद कर भी काम नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करना चाहिए था? उनकी जिम्मेदारी है कि वो जमीनी हकीकत की जांच करें। वो मौके पर जाकर देख सकते थे कि कब्जा असल में किसका है। अगर उन्हें लगता कि आदेश और हकीकत में फर्क है, तो वो अदालत को एक रिपोर्ट भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने बिना कोई जांच किए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल। एक टीम बनाई गई जिसमें पुलिस भी शामिल थी। वो लोग श्रीमती सोनी के घर पहुंचे। और क्या किया उन्होंने? उनका सारा सामान, घर का एक एक तिनका बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। उनकी छोटी सी दुकान का सामान भी बाहर फेंक दिया गया। हे भगवान! एक झटके में उस महिला को उसके घर और उसकी रोजी रोटी दोनों से बेदखल कर दिया गया। ये सुनने में भी भयानक लगता है। निचली अदालत ने अन्याय किया, प्रशासन ने उस अन्याय को लागू कर दिया। जब न्याय देने वाली संस्थाएं ही अन्याय का स्रोत बन जाएं, तो इंसान कहाँ जाए? यहीं पर हमारा संविधान एक इमरजेंसी एग्जिट देता है। मतलब? जब सिस्टम के अंदर के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक खिड़की खुली रहती है। श्रीमती सोनी ने सीधे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक मिनट, उन्होंने निचली अदालत में अपील क्यों नहीं की? क्या यह सामान्य प्रक्रिया नहीं होती? सामान्य मामलों में होती है, लेकिन ये कोई सामान्य मामला नहीं था। क्यों नहीं? यहाँ सिर्फ एक गलत आदेश की बात नहीं थी। यहाँ तो पूरी व्यवस्था की मिली भगत साफ दिख रही थी। सिविल जज, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और खरीदार जो खुद कोर्ट का कर्मचारी था। मतलब ये सब एक साथ काम कर रहे थे? हाँ। ऐसी स्थिति में उसी सिस्टम के अंदर अपील करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फिर उच्च न्यायालय जाने का रास्ता क्या था? ऐसी असाधारण परिस्थितियों में भारत का संविधान नागरिकों को एक बहुत शक्तिशाली हथियार देता है। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 ये कहता है कि अगर बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाएं और आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो आप रिट याचिका के जरिए सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अच्छा, तो ये नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, खासकर तब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। और उच्च न्यायालय ने इस कवच की भूमिका निभाई। उन्होंने मामले को सुना और शायद तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया होगा। बिल्कुल, उच्च न्यायालय ने पहली नजर में ही पहचान लिया कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि खरीदार, सिविल जज, राजस्व अधिकारी और पुलिस के बीच एक स्पष्ट मिलीभगत यानी कल्यूजन है। मिलीभगत? हाँ, उन्होंने इसे सिर्फ न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग ही नहीं माना, बल्कि प्रशासनिक शक्ति की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी माना। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, बेरहमी से गलत इस्तेमाल किया। और फिर उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया वो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, उन्होंने जो निर्देश दिए वो सिर्फ श्रीमती सोनी के लिए न्याय नहीं थे, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक संदेश थे। क्या थे वो निर्देश? उन्होंने 3 बड़े और निर्णायक आदेश दिए। पहला और सबसे जरूरी, उन्होंने आदेश दिया कि 48 घंटे के भीतर श्रीमती सोनी को उनकी संपत्ति का कब्जा वापस दिलाया जाए। 48 घंटे? ये तो सिर्फ न्याय नहीं था, ये तत्काल न्याय था। बिल्कुल। उच्च न्यायालय ने समझा कि हर गुजरता दिन उस परिवार के लिए कितना भारी था। न्याय में देरी भी अन्याय है। और दूसरा आदेश? दूसरा आदेश था खरीदार के खिलाफ। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और ये रकम मुआवजे के तौर पर श्रीमती सोनी को दी जानी थी। तो ये सिर्फ गलती सुधारना नहीं था, बल्कि गलत काम करने वाले को सजा देना भी था। हाँ, ये एक संदेश था कि आप सिस्टम का दुरुपयोग करके बच नहीं सकते, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। और तीसरा निर्देश आपने कहा था वो सबसे धमाकेदार था। हाँ, तीसरा निर्देश था उस जज के खिलाफ। अच्छा। उच्च न्यायालय ने मामले में शामिल सिविल जज जूनियर डिवीजन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का निर्देश दिया। वाह, मतलब उन्होंने सिर्फ प्यादों को नहीं बल्कि उस खिलाड़ी को भी पकड़ लिया जो ये पूरा खेल खेल रहा था। और इस मामले को प्रशासनिक तौर पर देखने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने को कहा। एक जज के खिलाफ जांच का आदेश देना है तो बहुत बड़ा कदम है। ये न्यायिक जवाबदेही की दिशा में एक मील का पत्थर है। उच्च न्यायालय ने सिर्फ पीड़ित को राहत नहीं दी, बल्कि उस जज को भी जवाबदेह ठहराया जिसने अपने पद की गरिमा और कानून दोनों का मजाक उड़ाया था। तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ये सिर्फ एक महिला की जीत नहीं है, इस फैसले के मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 3 बातें बहुत साफ होकर निकलती हैं। क्या हैं वो बातें? पहली, जैसा हमने बात की, अनुच्छेद 226 की ताकत। ये फैसला इस बात को मजबूती से स्थापित करता है कि जब निचली अदालतें और स्थानीय प्रशासन खुद ही अन्याय का हिस्सा बन जाएं, तो उच्च न्यायालय सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। ये हमारे संविधान का एक सेफ्टी वैल्व है। सही कहा। और दूसरी बात है शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ संरक्षण, जो अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है। हाँ, ये फैसला भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ के खिलाफ एक मजबूत निवारक का काम करता है। ये एक साफ संदेश देता है कि ऐसी मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तीसरा, वो कानूनी बिंदु जहां से ये सब शुरू हुआ था। हाँ, तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु, ये फैसला रामदास बनाम सीताबाई के उस पुराने कानून को फिर से ताकत देता है कि अविभाजित हिस्से की खरीद आपको सीधे कब्जे का अधिकार नहीं देती। और निचली अदालत के जज ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया था, जो उनकी मिली भगत को और भी पुख्ता करता है। संक्षेप में कहें तो श्रीमती सोनी का मामला उन सभी लोगों के लिए एक शक्तिशाली कानूनी हथियार और उम्मीद की किरण है। ये दिखाता है कि अगर आप सही हैं और लड़ने का हौसला रखते हैं तो न्याय मिल सकता है, भले ही लड़ाई कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो आज हमने देखा कि कैसे एक अकेली महिला के संघर्ष ने पूरी व्यवस्था के भीतर की सड़न को उजागर कर दिया। और ये भी देखा कि कैसे हमारे संवैधानिक न्यायालय आज भी न्याय को बनाए रखने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मामला हमारे लिए एक बहुत गहरा और विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है। क्या? उच्च न्यायालय ने संबंधित जज के खिलाफ जांच का आदेश तो दे दिया, जो एक स्वागत योग्य और साहसिक कदम है, लेकिन ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही को स्थायी रूप से कैसे सुनिश्चित किया जाए। आपका मतलब है कि ये तो एक मामला सामने आ गया, लेकिन ऐसे कितने मामले होंगे जो उच्च न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाते? बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जब एक जज ही गलत करे तो उसे रोकने या सजा देने का आंतरिक तंत्र क्या है और वो कितना मजबूत है? बिल्कुल सही, क्योंकि न्यायपालिका एक तरह से एक बंद व्यवस्था है। आप किसी जज के खिलाफ वैसे प्रदर्शन नहीं कर सकते जैसे किसी नेता के खिलाफ करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस की निगरानी कौन करेगा और जजों का न्याय कौन करेगा? हाँ, ऐसी कौन सी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जो न्याय के रक्षकों को ही अन्याय का कर्ता बनने से रोक सके?
क्या आंतरिक जांच प्रक्रियाएं काफी है या हमें और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत तंत्र की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पूरे न्यायिक तंत्र के भविष्य और आम आदमी के न्याय पर भरोसे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।